नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। तो दोस्तों आज मैं पॉलिटिकल साइंस के 15 क्वेश्चन लेके आ गया हूं। दोस्तों ये पिछले 15 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन प्रश्नों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर 4 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। फर्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय जो नेशनल फ्लैग है इसकी लंबाई, इसकी लेंथ एंड विड्थ का जो रेशियो है वो क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। मैं आपको आगे इसकी फोटो भी दिखाऊंगा, वहां पे आपको आसानी रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। दोस्तों जो इंडियन फ्लैग है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और दोस्तों ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। 1951 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ नियम बनाए थे। पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज के लिए नियम बनाए गए थे वो 1951 में बनाए गए थे। और दोस्तों इसका जो डिजाइन था, इस ध्वज फ्लैग का जो डिजाइन था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। तिरंगा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं। तो ये जो पट्टियां हैं इनके बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 पे आपके पास पट्टी दी गई है वो है केसरिया। दोस्तों जो केसरी रंग की पट्टी है वो ताकत और साहस का प्रतीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास पट्टी होगी वो होगी सफेद, जो कि शांति और सत्य का प्रतीक है। और नंबर 3 पे आपके पास पट्टी दी गई है हरे रंग की पट्टी दी गई है, जो कि विकास का, उर्वरता का और शुभ का संकेत देती है। दोस्तों ये जो पट्टियां हैं इनके बीच में एक चक्र है जिसे अशोक चक्र कहते हैं और जो हमेशा ही निरंतर प्रगति का संकेत देता है। दोस्तों जो इंडियन फ्लैग है इसमें जो भी चीज बताई गई है इसमें हर चीज की इंपॉर्टेंस है। तो चलिए फ्लैग्स में देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपके पास जो पट्टी दी गई है ये केसरी रंग की है। दूसरे नंबर पे आपके पास पट्टी जो दी गई है वो सफेद रंग की है। और नंबर 3 पे आपके पास जो पट्टी दी गई है वो ग्रीन कलर की है। और इसके बीच में मैंने आपको बताया कि सफेद रंग की पट्टी के बीच में एक अशोक चक्र है। दोस्तों ये अशोक चक्र जो है वो संसदीय भवन चक्र को दर्शाता है। और दोस्तों इसमें 24 तिलियां हैं और ये 24 तिलियां हैं ये भी हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। जैसे इसमें समृद्धि के बारे में बताया गया है, सुरक्षा के बारे में बताया गया है, व्यवस्था के बारे में बताया गया है, नियम के बारे में बताया गया है, समानता के बारे में बताया गया है, अर्थ के बारे में बताया गया है, न्याय के बारे में बताया गया है, सहकारी के बारे में बताया गया है, कर्तव्य, अधिकार, कल्याण, संगठन, आरोग्य, शांति। इस प्रकार से हर तिली का कुछ ना कुछ मतलब है। और दोस्तों ये जो 24 तिलियां यहाँ पे बताई गई हैं तो इसमें भी इनके बीच में जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक तिली से दूसरी तिली के बीच में जो गैप है वो 15 डिग्री का कोण बनाती है। और दोस्तों ये 24 तिलियां जो है वो 24 घंटे को दर्शाती हैं। और दोस्तों ये 24 तिलियां जो है 24 क्वालिटीज दिखाती हैं बौद्ध धर्म की। तो इस चक्कर का भी कोई ना कोई महत्व है। तो इसलिए ये हमारा जो नेशनल फ्लैग है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगता है। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, जब इसे फहराया जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन है, अगर मैं इसे डिटेल में चला जाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि इसे जितना जरूरत है उतना ही एक्सप्लेन कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएएस में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ था। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया गया था ये फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज होती हैं, मूल जो हमारे कर्तव्य होते हैं उनके सजेशन के लिए दिया गया था। और इसका गठन जो किया गया था 29 मई 1978 में किया गया था, 29 मई 1978 में किया गया था। इस समिति ने सुझाव दिया कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग से भाग होना चाहिए। दोस्तों इस समिति ने ऐसा सजेशन दिया कि जो हमारा संविधान है इसमें इसका एक अलग से पार्ट होना चाहिए। जैसे हमारे संविधान में 22 पार्ट हैं, ठीक है, 22 भाग हैं, लेकिन अभी मूल संविधान में 22 भाग हैं लेकिन अभी 25 भाग हो चुके हैं। तो उसमें एक अलग भाग होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज का। फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं इनको मूल कर्तव्य बोलते हैं, फंडामेंटल जो राइट हैं इनको मूल अधिकार बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है आप लोगों ने। और ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सजेशन दिया था, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में उसमें 10 मूल कर्तव्यों को
10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये कौन सा संशोधन हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन होता है अमेंडमेंट, तो वो होता है 42वां, ठीक है। और अभी अगर आप प्रेजेंट में देखें तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हमारी, मूल कर्तव्य जो है हमारे, वो 11 हैं। और ये प्रश्न अगर आप लोग किसी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं या फिर पीजीटी की कर रहे हैं, तो ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है और ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप लोग टीजीटी कमीशन की तैयारी भी ना भी करें, कोई भी हो, तो उसको अपने इस कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। 86वां जो हमारा संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें ऐसे बताया गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उनको एजुकेशन का मौका देना प्रत्येक माता पिता का क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना, प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक एक तरह से कर्तव्य है। और ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये 86वें संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। तो दोस्तों ये था प्रश्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको इसमें सीखने को मिल रहा होगा और हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो हमारी राज्यसभा है उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, मेंबर की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? तो राज्यसभा में अधिकतम जो मेंबर होते हैं 250 होते हैं, 250 होते हैं, हो सकते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 18 में बताया गया है और आर्टिकल 18 में राज्यसभा की जो संरचना है इसके बारे में भी बताया गया है। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। वन लाइनर में तो हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, अगर आप लोग लूसेंट बुक पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे बताया गया होगा, वन लाइनर में बताया गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, मैंने लूसेंट की 1000 की सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप लोग चाहते हैं कि उस सीरीज को जल्दी से कंप्लीट किया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसे लग रही है? जैसे अभी मैंने पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज स्टार्ट की है, ये आपको कैसी लग रही है, कैसा आपको फील हो रहा है? अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है दोस्तों, राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों के लिए और लोकसभा के लिए 2 सदस्यों के लिए नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। जो 2 सदस्य लोकसभा के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं वो एंग्लो भारतीय, एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। और ये जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, ये साहित्य जिसे कि लिटरेचर बोलते हैं, विज्ञान जिसे कि साइंस बोलते हैं, कला जिसे आर्ट्स बोलते हैं और समाज जिसे सोशल सर्विस में, जो दोस्तों सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज रखते हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। और इन सदस्यों की संख्या होती है 12 और लोकसभा के लिए होती है 2। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। दोस्तों राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो 238 होते हैं, ठीक है। और इनका जो चुनाव होता है ये कहां से निर्वाचित होते हैं? ये स्टेट से होते हैं और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी से होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 89(1) में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं और राज्यसभा के वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो और ये किस आर्टिकल में आता है? यह आर्टिकल में आता है 89(1). दोस्तों जब भी अभी लोकसभा होगी या राज्यसभा होगी तो एक बार आप टीवी में जाके उनको देख लीजिएगा, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में जाके देख लीजिएगा। वहां पे आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा किस तरह से बैठे होते हैं और किस तरह से वो कार्यवाही स्टार्ट होती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग उनको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहता है वो, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है और यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे तैयारी करते हैं वो सिर्फ वन लाइनर में तैयारी करके चले जाते हैं, जो चलो वो तो ठीक है, लेकिन आपको डिटेल में भी पढ़ना जरूरी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। महान्यायवादी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत के प्रेसिडेंट करते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। और महान्यायवादी के बारे में जो बताया गया है संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि भारत में महान्यायवादी का पद होगा, ठीक है। और महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल जो है वो देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होते हैं और ये जितने भी कानूनी काम होते हैं सरकार के उनमें इनकी हेल्प करते हैं, उनको सजेशन देते हैं, ठीक है। तो इनके काम आप लोग देख पा रहे होंगे। और आर्टिकल 76(4) में बताया गया है कि महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहेगा।
नेक्स्ट में इसमें बताया गया महान्यायवादी की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। महान्यायवादी की जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इनके बराबर होना चाहिए। और दोस्तों इनको हाई कोर्ट में ये वकील होने चाहिए और इनका जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का होना चाहिए हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये प्रश्न था हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पब्लिक सर्विस कमीशन में ट्रेंडिंग में रहता है प्रश्न, तो आप लोग भी देख पा रहे हैं और इसे समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5, सरकारीय आयोग कब गठित किया गया? दोस्तों अगर इसमें पूरा डिटेल में चला जाऊंगा तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं तो जब हम लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हिस्ट्री का क्रैश कोर्स डाल दिया है, फुल क्रैश कोर्स डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसे देख सकते हैं। वो तो ना तो ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया ना कम एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उसमें एक एक लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, तो आप लोग एक बार उसे जाके देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सरकारी आयोग कब गठित किया गया? तो इसका सही जवाब है 24 मार्च 1983 को। दोस्तों इस समिति जो सरकारी आयोग था, इस समिति की जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। पूरा नाम भी पता होना जरूरी है। इसमें 3 मेंबर थे, जो दूसरे मेंबर हैं इनके नाम थे शिवरमन और SR सेन। समिति का गठन जो किया गया था वो सेंटर और स्टेट लेवल के रिलेशंस को, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए, उन पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो केंद्र सरकार को 1987 में सौंपी थी और इसे जो प्रकाशित किया गया था, इसे जो पब्लिश किया गया था वो 1988 में किया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन आपके पास, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों जो राज्य आपके पास स्टेट असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मेंबर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 500। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170(1) में बताया गया है कि विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 500 होनी चाहिए और कम से कम 60 होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ एक स्टेट ऐसी हैं जिसमें कि 60 से कम है, तो अब हम उन स्टेट का नाम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे है पांडिचेरी, जिसे कि अभी पुदुचेरी बोलते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 30 है। सिक्किम की 32 है, मिजोरम की 40 है और गोवा की 40 है। दोस्तों यहाँ पे गोवा जो है और सिक्किम जो है, ये कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ जो है विधानसभा में इनके कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों वो है 32 और 40, इसको आप याद रख लेना। और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी विधानसभा जो है वो उत्तर प्रदेश में है और इसके जो मेंबर की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 403 है। और सबसे छोटी विधानसभा अगर पूछेंगे तो वो है पांडिचेरी, जिसमें इसके मेंबरों की संख्या कितनी है? 30 है। हर लाइन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले, जो केरला में घटना हुई है इससे पूरा भारतवर्ष दुखी है, हम सब लोग दुखी हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मानवता को अपनाएं और ऐसी घटनाओं से देश को बचाएं। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोगों को जीने का पूरा अधिकार है, जिस प्रकार से इस धरती पे हमारा अधिकार है, उसी प्रकार से उतना ही अधिकार इन जीव जंतुओं का है, उनको जीने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा विरोध करता हूं, अपने लेवल पे मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। ऐसी घटनाओं को नहीं होना चाहिए। और इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो यहाँ पे जिस हथनी की ऐसी घटनाएं हुई है, जिसके साथ ऐसी घटना हुई है, वो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या फैक्ट हैं, सरकार क्या क्या कर रही है इसके लिए। तो फिर भी आप लोग देखेंगे इस प्रश्न को। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय विरासत, नेशनल हेरिटेज एनिमल, पशु कौन सा है? प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एशियाई हाथी। एशियाई हाथी जो है वो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है। एशियाई हाथी को भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया था और 22 अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए थे और ये अभी किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एशियाई हाथी एलिफेंट्स प्रजाति एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो कि इंडिया से लेके बोर्नियो द्वीप तक पाई जाती है। दोस्तों अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो फैक्ट दिया गया है, हाथी, ये जो हम हाथी की बात कर रहे हैं,
केरला का, देखिए केरला का, कर्नाटक का और झारखंड का राजकीय पशु है। उस केरला का, कर्नाटक और झारखंड का ये राजकीय पशु है और फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार इस चीज़ का विरोध करूंगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से पूरा वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो डिलीट करना पड़ा और उसके बाद मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो अब मैं पूरे एनर्जी के साथ, पूरी जोश के साथ इस वीडियो को फिर से अपलोड कर रहा हूँ, फिर से इसको बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इतनी मेहनत की है तो कम से कम आप लोग लाइक कर दें। जब आप लाइक करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1992 में, और 1992 में ही इसको वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था, इसको कानूनी स्वरूप जो था वो प्रदान किया गया था। दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय में जो धर्म आते हैं, जो कम्युनिटीज आती हैं, वो है मुस्लिम कम्युनिटी, ये भी अल्पसंख्यक में आती है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी। इन 6 समूहों को अल्पसंख्यक समुदाय में रखा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि किस स्टेट में अल्पसंख्यक आयोग का सबसे पहले गठन हुआ था, तो दोस्तों वो स्टेट थी उत्तर प्रदेश, और इसका जो गठन किया गया था 1960 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1960 में किया था। 1995 में इसका नाम बदल दिया गया था। अल्पसंख्यक आयोग का 1995 में संशोधन किया गया और इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसके बाद इसका नाम रखा गया अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न था हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे भारित होते हैं, कहां से ये दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनको जो वेतन मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, ये कहां से दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भारत के संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। और दोस्तों ये किस आर्टिकल में बताया गया है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 में ऐसा बताया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और आर्टिकल 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है। और अनुच्छेद 146 में ऐसा बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। ये किस आर्टिकल में बताया गया है, 146 में। 146 में सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी हैं या फिर सेवक हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, जो हाई कोर्ट के जज हैं, इनके जो वेतन होते हैं और जो भत्ते होते हैं, वो राज्य के संचित निधि से, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी जो पेंशन होती है वो भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। हाई कोर्ट के जो वेतन है, जो भत्ते हैं, वो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन उनकी पेंशन जो है वो भारत के संचित निधि से दी जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया गया, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट आर्टिकल है उसमें भारत के बारे में बताया गया है, तो वो किस प्रकार से बताया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा संघ और उसके राज्य के क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक भारत को संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी हैं, और एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की किताब है उसमें हिंदुस्तान, इंडिया, ये शब्द कैसे बने हैं इनके बारे में भी बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के बारे में बताया गया है, किन किन नामों को वहाँ पे बताया गया है, तो वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और ये आर्टिकल 1 में बताया गया है। तो दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान जो है, उसमें भारत और इंडिया जो है वो बताया गया है, और वो किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 1 में। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे तो भारत के बहुत सारे नाम है, जैसे हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, आर्यव्रत है, तो ये नाम जो है वो संविधान में नहीं है। संविधान में सिर्फ 2 नाम ही दिए गए हैं, भारत और इंडिया। तो आज आपकी ये कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है। और दोस्तों अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की किताबों का सहारा लेके आप अपनी स्टडी को हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रेंडिंग में रहता है।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिए गए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों जो नीति आयोग है ये इसको रिप्लेस किया गया है, किसकी जगह रिप्लेस किया गया है? योजना आयोग की जगह। और दोस्तों इसका जो गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। और दोस्तों ये जो गठन किया गया है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, उनके मार्गदर्शन में ही किया गया है। और कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? तो वो दोस्तों वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और कई बार इसकी फॉर्म भी पूछी गई है, तो मैंने फॉर्म भी इसको लिख दिया है, फॉर्म में भी लिख दिया है। और मैंने इसे इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि इंग्लिश में आपको याद करना आसान रहेगा। तो दोस्तों नीति की फुल फॉर्म जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और अभी प्रेजेंट में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में आती है? दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा गया है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो किस आर्टिकल में आता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत और अनुच्छेद 368 में ऐसा बताया गया है कि क्या बताया गया है? संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, उसके प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो वो किस भाग में पूछा गया है? भाग 20 है और आर्टिकल कौन सा होगा? 368। दोस्तों जो पहला अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, जो पहला संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। और दोस्तों ये तो हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को केस भी याद करना चाहिए कि ये अमेंडमेंट जो हुआ था ये क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा, ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था ये केस है, ठीक है। कौन सा केस है? रमेश थापर बना स्टेट ऑफ मद्रास 1951 मामले में हुआ था। इस संशोधन में ऐसे किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उससे कुछ एक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिनको दूर करने के लिए ये पहला जो संशोधन हुआ था, पहला जो अमेंडमेंट हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको चेंज करने के लिए, उसको ठीक तरीके से करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया गया है, चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है इलेक्शन कमीशन को किस आर्टिकल में बताया गया है, चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो किस आर्टिकल में है? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। दोस्तों जो आर्टिकल 324 है उसके अकॉर्डिंग 25 जनवरी 1950 को इंडियन इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेके 329 को तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 15 है और पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329A तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है और निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। दोस्तों ये इलेक्शन कमीशन है, इसका क्या काम होता है? ये संसद तथा राज्य विधान मंडल दोनों की चुनावों के लिए समान रूप से उत्तरदायी होता है। दोस्तों ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये संसद, जैसे आप लोग लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं, और राज्य विधान मंडल लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं इनके लिए चुनावों का ये काम करती है, चुनाव करवाती है और इसके प्रति ये पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया गया है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये इक्वलिटी का जो राइट है वो किस आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल आता है 14 से लेके 18 तक, 14 से लेके 18 तक। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल आपके पास जो 14 दिया गया है इसमें बताया गया है कि कानून के समक्ष सारे बराबर होंगे। आर्टिकल 15 में बताया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। दोस्तों आर्टिकल 15 मूवी आप लोगों ने देखी होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं उसमें जो लीड एक्टर है उनका क्या नाम है। आर्टिकल 15 में धर्म की वो किस धर्म से है इस आधार पर आप लोग किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मूल वंश कि उसका वंश क्या है, जाति कौन सी है, लिंग क्या है, उसकी जाति मतलब कैटेगरी कौन सी है, लिंग मतलब
कि वो फीमेल है या फिर मेल है। लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जन्म स्थान के आधार पर भी नहीं किया जा सकता है कि वो कहाँ पे पैदा हुआ है, नॉर्थ में पैदा हुआ है, साउथ में पैदा हुआ है, तो इस आधार पर आप लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। दोस्तों आर्टिकल 16 हमें बताता है कि हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे वो प्राइवेट लेवल पे हो। तो हर लेवल पे हम लोग को इक्वल समानता दी गई है, बराबर मौका दिया गया है। हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। आर्टिकल 17 काफ़ी बार रिपीट भी होता है, अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों जो छुआछूत है इसका अंत कर दिया गया है। अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी छुआछूत को बढ़ावा देता है तो उसको आर्टिकल 17 के थ्रू पनिशमेंट दी जाएगी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। दोस्तों ये जो आर्टिकल 18 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें बताया गया है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन समय में उपाधियाँ दी जाती थी, शेर खां, शेर सूरी, कुछ इस तरह की उपाधियाँ जो दी जाती थी, अब वो उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इस प्रकार की उपाधियाँ सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकती है। तो ये आर्टिकल 18 में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया गया, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो वो है 22। इसका सही जवाब होगा 22 भाषाओं को। मूल संविधान में जो हमारा मेन मूल संविधान है उसमें कुल 14 भाषाएं थी, परंतु अभी अगर आप वर्तमान में देखेंगे, प्रेजेंट में देखेंगे, तो इनकी संख्या जो है वो 22 हो चुकी है। और ये किस शेड्यूल में आता है, ये 8वीं अनुसूची में आता है, 8th शेड्यूल में आता है। दोस्तों जो 8th शेड्यूल है उसमें कौन कौन सी भाषाएं अभी इंक्लूड की गई हैं। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अभी समझ में नहीं आया तो एक बार इसे फिर से देख लेना और हो सके तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। और दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो फाइनेंशियल तौर पे वीक हैं, उनकी सहायता आपके माध्यम से हो सकती है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों आप लोग बता सकते हैं इस वीडियो में अगर इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।